हेलो, हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप? क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी तैयारी जबरदस्त हो रही है। दिन रात आप एक कर रहे हो और इसका बदला आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट से मिलेगा। तो बच्चों, हम लोग टाइम को ज्यादा स्पेंड नहीं करके टॉपिक में बात करते हैं। क्लास 12 का बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों, इससे पहले मैंने कैपेसिटर से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट्स, कैपेसिटर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, कैपेसिटर किस काम के लिए है और उसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बच्चों इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हो तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और वो सारे चैनल, सारे वीडियोस, सारे जो हमारे लेक्चर है 1 बाय 1 आप जरूर देखो। अगर आपने उसको देख रखा है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और बच्चों, 12th एग्जाम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन आपको किसी ना किसी रूप में रहता ही रहता है। तो आज का टॉपिक पर बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरह का होता है, कैसे बनता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी इसमें 2 मेटल का प्लेट होता है जो प्लेन होता है और दोनों प्लेट आपस में पैरेलल होता है, जो कुछ इस तरह से होता है बच्चों। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमारे पास 2 प्लेट है। एक प्लेट में हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट में हमारा इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है। अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और इसके बाजू वाले, फ्रंट वाले, सामने वाले प्लेट पर अगर हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, तो जिस मैग्नीट्यूड में जितना चार्ज आप यहां रखोगे, जितना चार्ज आप यहां दोगे, उतना ही चार्ज यहां पे वो इंड्यूस हो जाएगा। और दोनों प्लेट के बीच की दूरी हमने यहां पे रखा है d। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता है आपको बच्चों कि वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पे इस दोनों प्लेट्स के बीच में, वो पॉजिटिव प्लेट से लेकर के नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक छोटा सा डिजाइन है। तो अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें ये देखना है कि इसमें चार्ज रखने की कैपेसिटी क्या है, उनका कैपेसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन ऐसा फैक्टर है इसमें चार्ज रखने की कैपेसिटी को हम इन्हांस कर सकें, बढ़ा सकें। तो इन सब बातों पर आज पूरा चर्चा इसमें किया जाएगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो प्लेट है उनका एरिया कितना है। तो बच्चों, दोनों प्लेट का जो एरिया है वो इक्वल है। दोनों प्लेट का एरिया है इक्वल, एरिया ए है। और दोनों में जो चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड +q है, और इसमें है नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी बातें इस इमेज में, इस फिगर में आपको दर्शाया गया है। तो अब हमें देखना है कि ये जो प्लेट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा प्लस होगा, और ये होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। इसी तरह से अगर हम इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, और ये नेगेटिव वैल्यू यानी ये हो जाएगा -सिग्मा। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा है और यहाँ पे
नेगेटिव सिग्मा है। तो ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हुआ। और न्यूमेरिकली अगर वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी Q अपॉन सरफेस एरिया हमारा A है। तो ये हुआ हमारा दोनों प्लेट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों प्लेट के बीच जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों थोड़ा सा याद करो आप, गॉस थ्योरम में आपने अगर देखा होगा तो गॉस थ्योरम में यह बताया गया था, कोई इनफाइनाइट साइज का कोई प्लेट है, इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, और इस प्लेट से सम डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्विंग पॉइंट था, कोई ऑब्जर्विंग पॉइंट था। तो उस ऑब्जर्विंग पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने की कोशिश करा था। तो ये हुआ था सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण किसी पॉइंट पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ था सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा क्या है, तो सिग्मा इस पर जो हमारा चार्ज है उस चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज सपोज दैट अगर Q है और प्लेट का पूरा एरिया A है, तो चार्ज को A से डिवाइड करेंगे तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है। ये आपने गॉस थ्योरम में, गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, ऑलरेडी वहां पे हमने ये लेक्चर दे रखा है। तो बच्चों आप जब भी इसको समझना हो कि ये वैल्यू कहाँ से आया है, तो आप हमारा जो दिया हुआ चैनल्स है, वीडियोस है, यानी लेक्चर्स है, वो सारे लेक्चर्स को अगर आप देखोगे गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन को, ये सारा चीज आपको सामने आ जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड में क्या होगा। अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये हमारा नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो नेगेटिव चार्ज प्लेट के कारण भी हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फर्क ये है कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है परपेंडिकुलरली, और नेगेटिव चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली प्लेट की तरफ होता है, इनवर्ड होता है, यानी प्लेट की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक हुआ इसके कारण सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट, और दूसरा इस प्लेट के कारण, यानी दोनों का सम टोटल कर देंगे तो इस पूरे जोन में, इस पूरे स्पेस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों को ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ इप्सिलॉन नॉट और सिग्मा प्लस सिग्मा ट्वाइस ऑफ सिग्मा, यानी ये वैल्यू हो गया हमारा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यानी प्लेटों के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया हमारा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखना है कि इन प्लेटों के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम लोग किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा वैल्यू होता है यहाँ पे, वो किन किन फैक्टर्स पे, किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो बच्चों एक रिलेशन हम लोगों ने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस। तो वहाँ पे हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो dv अपॉन dr माइनस बताया था हमने कहा था कि पोटेंशियल का जो नेगेटिव ग्रेडियंट है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के साथ विभव का जो ऋणात्मक नेगेटिव पर बनता है, यानी घटते क्रम में वैल्यू होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर हम इन मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों, तो इन मैग्नीट्यूड में हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, और ये d का मतलब होता है बहुत छोटा वैल्यू। तो बहुत छोटा वैल्यू की बात अगर हम नहीं करें तो v इक्वल टू हमारा यहाँ क्या हो जाएगा,
तो V हो जाएगा हमारा E इंटू R। अब यहाँ E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और R यहाँ पे डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि प्लेटों के बीच में अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड दोनों के बीच का डिस्टेंस। हमने दोनों के बीच, प्लेट के बीच का डिस्टेंस d रखा है, तो ये हो गया उसका पोटेंशियल का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ आ गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और फिर सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज हमारा यहाँ पे Q और सरफेस एरिया A है अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू यहाँ पे D आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कुछ इस तरह से। अब ये वेक्टर, ये जो फैक्टर हमारा A, ये डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और यहाँ D हमारा यहाँ आ गया और इधर की तरफ V है, तो हम Q को इधर कर लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा हमारा V अपॉन Q और ये हो जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब है कि हमने इसको Q अपॉन V कर दिया, इधर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। और हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की जब बात करा था तो वहां पे हम लोगों ने ये दे रखा है, इसको हम लोगों ने प्रूव कर रखा है कि उसका जो वैल्यू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C हो गया और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच जो चार्ज रखने की क्षमता है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस तरह से हम लोग आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने का, उसके अंदर हम लोग स्टोर करने का जो उसकी जो क्षमता एबिलिटी है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगला हम बता रहे हैं बच्चों के फैक्टर्स जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो लिखते हैं हम लोग फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स, यानी कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट A का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस का। तो यहाँ बोलेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, देखो होता क्या है कि हमने प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं रखा है, कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस नहीं रखा है। हमारे प्लेटों के बीच अब बिल्कुल वैक्यूम रखा है या फिर एयर है, खाली है। तो एयर या किसी वैक्यूम के लिए उसका जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम कोई मीडियम अगर रख सकते हैं वहाँ पे, तो फिर उस मीडियम का परमिटिविटी हो जाएगा। तो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, ये परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा है प्लेटों के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया जितना बड़ा हो जाएगा उतना ज्यादा हम उसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट के बीच जो सरफेस एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स,
यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है उसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करा। और दूसरा ये है कि उसमें हम लोग जब चार्ज भरेंगे तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है उसको हम लोगों ने यहाँ डिराइव करा। तीसरा ये है कि उसमें चार्ज स्टोर करने की जो उनकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हम लोगों ने उसको डिस्कस करा। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हमने लिखाया है ये आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शंस के लिए क्वेश्चंस अक्सर बनता है, तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में इस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है, ये आपको यहाँ दे दिया गया। अब अगला हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस का जो इक्वेशन होता है, तो ये इक्वेशन हमारा कैपेसिटेंस का है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसमें हमारा जो लेटर्स का यूज किया गया है, C का मतलब होता है कैपेसिटेंस और एप्सिलॉन नॉट जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, और ये हमारा प्लेट्स का एरिया है और ये D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जानना है हम लोगों को, वो कुछ इस तरह का है, वो कुछ ऐसा है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं हम लोग, जिसे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है बच्चों और ये नेगेटिव चार्ज है, तो लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, लाइंस ऑफ फोर्स इधर से इधर की तरफ होता है। तो कभी कभी होता क्या है कि जो एंड पॉइंट्स पे, प्लेटों का पॉइंट जहाँ एंड करता है वहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स थोड़ा सा कर्व हो जाता है, थोड़ा सा कर्व हो जाता है, जिसको फ्रिंज वैल्यू कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेटों के डिस्टेंस यानी प्लेटों का जो साइज है उसको हम लोग बड़ा कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो जितना हम मिनिमम रख सकें उतना बेहतर है। तो हम लोग प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ वो जाता है बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा और स्ट्रेट होगा, वो फ्रॉम इंटायर पोर्शन। यहाँ पे फ्रिंज बनने की उतना संभावना पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी इतना कम रहता है कि यहाँ लाइन ऑफ फोर्स फ्रिंज नहीं बनेगा, वहाँ पे बेंड नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बहुत कम रखते हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर हुआ बच्चों, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पर रहा और ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है उस पर रहा। उसका विजुअल एक डायग्राम मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है वो आएगा कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हम कंबाइंड भी कर सकते हैं। हमें अगर एक से ज़्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उसको कंबाइन करने का तरीका आना चाहिए, और किस तरह की ज़रूरत है, कितने कैपेसिटी वाला कैपेसिटर्स होना चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इस पर आगे आने वाला मेरा जो लेक्चर होगा उसको आपको ज़रूर देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप। हो बाप रे, थोड़ा सा आराम जरूरी है। हाँ